इस जानदार और शानदार सभा को आरंभ करने से पहले मैं सबसे पहले करूंगा बुद्ध को नमन, बाबा साहब को नमन। इस देश के हाशिए के तमाम लोगों के लिए काम करने वाले सारे साधु संतों और क्रांतिकारियों को नमन। आज की इस ऐतिहासिक सभा के हमारे लाडले अध्यक्ष प्रोफेसर विवेक कुमार जी, हमारे मध्य पधारे पत्रकारिता जगत की जाज्वल्यमान हस्ताक्षर आदरणीय उर्मिलेश जी, और जिनको हम बहुत विद्वान कहें या तो शास्त्री कहें, क्या कहें मेरी समझ में नहीं आता, हम सबकी आशा के प्रदीप आदरणीय हम सबके आदर के जोग आनंद श्री कृष्ण जी। यहाँ नीचे तमाम लोग जो बैठे हैं वो ऐसा नहीं कि हम भी बहुत ठंडे खा हैं, नीचे जो बैठे हैं हमसे भी बहुत काबिल हैं, हमसे भी बहुत प्रतिष्ठित हैं। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि पहले ही कार्यक्रम देर से शुरू हुआ है और मैं नाम लेने लगा तो कार्यक्रम खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। आज यहाँ जब मैं आपके सामने आया हूँ तो एक बड़ी अचरज भरी स्थिति में आया हूँ। दलितबंधु.com आरंभ हुआ और 1.5 साल में ही दलित दस्तक पैदा हो गई। ये दलित दस्तक है क्या आफत है, 5 साल में इसने वेब चैनल को जन्म दे दिया। दलित दस्तक, हम जब छोटे थे एंग्लो अरेबिक हायर सेकेंडरी स्कूल अजमेरी गेट पे, तो हमारे पीटी के मास्टर जी दौड़ लगवाते थे और 10 पेड़ थे साहब, 10 पेड़ तक जाते जाते आदमी हांफ जाता था और जब 10वें पेड़ पे जाके हाथ लगाता था और टीचर पूछता था कितने, तो वो कहता था 10 तक। तो इसका मतलब मैं तो बचपन से ही सुनता आया हूँ कि जीत का नाम, विजय का नाम अगर है तो वो दस्तक है, और दलितों की दस्तक अगर कामयाबी दिखाने लगे तो समझो इस देश में अब अपना सिक्का चलने वाला है। हम पिछले दिनों बहुत ठगे गए, बहुत लूटे गए। पिछले दिनों जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया, मगर हमारे जैसे मायूस लोगों को अगर उत्साह की राह दिखाई, अगर भविष्य को उज्जवल करने की राह दिखाई तो दलित दस्तक ने दिखाई। आज हम यह दलित दस्तक के मंच पर खड़े होकर कह सकते हैं कि साहित्य क्या होता है। हमसे ज्यादा इस देश के जो इलीट क्लास है, जो सवर्ण क्लास है, वो नहीं जानता। उन्होंने साहित्य के बारे में जो परिभाषाएं घड़ी वो हमारे काम की नहीं है। मैं जब 97 में इंग्लैंड गया था और वहाँ के साउथ हॉल के डॉक्टर अंबेडकर भवन सेंटर में गया था तो वहाँ कुछ दूसरे लोग भी भारतवर्ष से गए हुए थे। एक सज्जन बोले कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। हमने कहा रुकिए, आप अपना नाम बताइए। कोई इलाहाबाद के कोई दुबे साहब थे। हमने कहा इतनी तो थोड़ा सा लिहाज करो कि आप इंग्लैंड में हैं, भारत में नहीं हैं। फिर बोला कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। हमने कहा ये यहाँ मत बोलिए, ये साहित्य समाज का दर्पण आपके भारत में होता है, ये इंग्लैंड है। ये झूठ खाली भारतवर्ष में चल सकता है, जिस देश के मीडिया की आंख दलित वर्ग को देखने के लिए बड़ी तत्पर रहती है और दलितों को कवर करने के नाम पे उस साहित्य की आंख फूट जाती है। तो साथियों, ये जो दलित दस्तक आया है, इसका जो कैमरा है और इसका जो लेंस है, वो दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर, किसानों पर, वंचितों पर, कहने का मतलब यह है हाशिए के जितने लोग हैं उनकी आवाज बन के आया है। और आज मैं कहते ना आजमाए को क्या आजमाना, जिसे एक बार आजमा लिया उसे क्या आजमाना। हमने क्या आजमाया? अरे दलितबंधु.com क्या बन गया? दलित दस्तक। और दलित दस्तक पत्रिका क्या बन गई? आज आपके सामने न्यूज पोर्टल। तो अब मैं कह सकता हूं आगे आने वाले समय में पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। इस भारतवर्ष के सबसे सशक्त चैनल का जन्म इसी मंच से होगा। आज 1
पत्रिकाएं सब्सक्रिप्शन से नहीं चलती। पत्रिकाएं जितना खर्चा झेलती हैं वो सारे के सारे अगर उसके पाठक अपना मूल्य दे भी दें तो नहीं चलती है। यद्यपि हमारे यहाँ एक बीमारी है, किसी के बाद 10 बार आप अखबार भेजो, मुझे बड़ा पुराना मर्ज है समाचार पत्रों से जुड़े रहने का। मैं कह सकता हूं कि आप किसी के पास 10 पत्रिकाएं भेजो, जिसके पास आपने पत्रिकाएं भेजी, आपने सोचा था कि कुछ मेंबर बनेगा, कोई मेंबर बनाएगा, और वो जिसके घर में पत्रिका जा रही है वो क्या सोचता है, अरे तू इतना महान हो गया कि बगैर बुलाए तेरे घर में पत्रिकाएं आ रही हैं। उसको एक दिन भी फॉर्म में भी ये ख्याल नहीं आया। ये पत्रिकाएं पैसे से निकलती है, ये पत्रिकाएं पूरा समय चाहती हैं, पूरा परिश्रम चाहती हैं, पूरा टैलेंट, पूरा सामर्थ्य चाहती हैं। इस मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं साथियों, याद रखो, अगर पत्रिका का अंत होता है तो वो पत्रिका का अंत नहीं हुआ, वो उसके पाठकों की जिम्मेदारी परास्त हो गई। वो इस बात का प्रमाण है। और कोई पत्रिका अगर चलती है तो इसका मतलब भी ये है कि उसके पाठक वर्ग जागरूक हैं, और उसका जो संपादक मंडल है, उस मंडल का जो परामर्शदात्री समिति है, वो बहुत समर्थ है। मैं आपको बता दूं, जब अशोक दास दिल्ली में आए थे और मेरे पास जब उनका टेलीफोन आया था और मुझे पता नहीं था ये कौन बच्चा है, मगर जब उसने कहा कि अंकल जी हम एक पत्रिका निकालने जा रहे हैं, मैंने कहा बेटे बड़ी अच्छी खबर बताई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे बदन में खून बढ़ गया। कारण यह है कि मैं बेशक बूढ़ा हो गया, मगर सपने देखने की आंख अभी बहुत जवान है। वो जब वो किसी पत्रिका को निकलता देखती है, उसके प्रारंभ का समाचार पाती है तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है। और जब किसी को पता चलता है कि किसी पत्रिका ने दम तोड़ दिया तो मेरे यहाँ मातम पसर जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि पत्रिकाएं जब निकलती हैं वो अपना आपा खो बैठती हैं। हमारे प्रसिद्ध विद्वान आनंद श्री कृष्ण जी ने ठीक ही कहा कि जब पत्रिका निकलती है तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है, बड़ा सावधान रहना पड़ता है। आलोचनाओं से डगमगाना नहीं होता और प्रशंसाओं से फूल करके पागल नहीं होना होता। पत्रिकाएं हमने देखा है, मैं तो पत्रिकाओं की मंडी दिल्ली में रहता हूं, बहुत पत्रिकाओं की हत्या होते देखी है। 2 पत्रिकाएं चल रही हैं मेरी दृष्टि में। एक पत्रिका मैत्री टाइम्स है जो लाख त्याग करने के बाद भी आज जिंदा है धर्म के क्षेत्र में, उसकी एक पहचान है। और एक हमारे समाज के सर्वांगीण विचारों को समेटकर अपनी बात को मजबूती के साथ इस राज सत्ता के महल पर दस्तक देने के लिए अगर कोई पत्रिका आई है तो वो अकेली दलित दस्तक है। जैसे आनंद श्री कृष्ण जी ने कहा ना कि एक अकेले दलित दस्तक से बात नहीं बनेगी, बहुत सारी दलित दस्तक चाहिए। मैं सम्यक प्रकाशन चलाता हूं, मैं भी कहता हूं, बार बार कहता हूं, अकेले सम्यक प्रकाशन से बात नहीं बनेगी। कितने हजारों प्रकाशन चाहिए, मगर कैसे प्रकाशन चाहिए? जिम्मेदार प्रकाशन चाहिए, गंभीर प्रकाशन चाहिए। आज पत्रिकाएं समाज को प्रवृत्त करने का जो काम कर रही हैं, उन्हीं की मौत होती है, बेसमय मौत होती है। और अगर ये दलित दस्तक ने कामयाबी के साथ 5 साल पूरे किए हैं तो इसका मतलब यह है कि ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन के प्रति समर्पण भाव से लगी हुई है। ये पत्रिका बिकने के लिए पैदा नहीं हुई है, ये पत्रिका अपने विचार के साथ टिकने के लिए पैदा हुई है। और ये पत्रिका जब तक निकलती रहेगी, ये पत्रिका जब तक टिकी रहेगी, आपकी भावनाएं इस सत्ता के गलियारों में जाकर के जो रास्ता भूल गए, जो सत्ता के गलियारों में जाकर सोने के सिक्कों में अपना ईमान खो बैठे, उनको भी रास्ते पे लाने का काम साहित्य करेगा, पत्रिका करेगी, पत्रकार करेंगे। साथियों, अपने पाठकों को अभी हम अपने आंदोलन से जोड़ नहीं पाए। ये पत्रिका उत्तर भारत की सफलतम पत्रिका, 15,000 इसके
इसके अंक छपते हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, मगर मंजिल अभी दूर है। इंडिया टुडे को देखो, आउटलुक को देखो और उनकी संख्या, पाठकों की संख्या को देखो, बड़ा दुख होता है। लोग कहते हैं बिहार में सबसे ज्यादा हिंदी पत्र पत्रिकाओं के पाठक हैं, बिहार में सबसे ज्यादा हिंदी की पत्र पत्रिकाओं के पाठक बिहार में। मैं क्या कहता हूं, वो पाठक कौन है? वो पाठक अटल बिहारी वाजपेयी जी की संतान नहीं है, वो पाठक दलित और पिछड़े हैं। ये दलित और पिछड़ों के दिमाग में आपने अपनी प्राथमिकताएं डाली नहीं, जनता को हमने अपना आंदोलन समझाया नहीं, अब मंचों पर कूदते रहे और एक विशेष वर्ग बन गया श्रोताओं का, उसी को ओढ़ लो, उसी को बिछा लो, नए लोग हम जोड़ नहीं रहे। अभी हमने यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया ने पहला कदम रखा और लखनऊ के एडवोकेट सुरेश साहब मेरे सामने बैठे हैं, भारतीय बहुजन महासभा के वो उसके सर्वे सर्वा हैं। हमने कहा अपने समाज जो सो गया है, एन मौके पर आकर जो डगमगा जाता है, अगली परीक्षा से पहले आओ अपनी जनता को कुछ अपनी बातें समझाए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसमें एडवोकेट सुरेश राव जी का त्याग है। यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया ने सही दिशा में कदम उठाया, ये भी गर्व का विषय है। विषय ये है कि अभी हमने 6 तारीख से आज के दिन तक 20 कैडर कैंप अपने उन मोहल्लों में लिए जहां पर कभी हम गए नहीं। बुद्ध कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं, बुद्ध ने कहा था, सारनाथ में कहा था, अपने प्रथम 5 शिष्यों को कहा था, धम्मचक्कपवत्तम सूत्र का उपदेश देते हुए कहा था, चलो भिक्षु चारिकां बहुजनिताय बहुजन सुखाय। अरे भिक्षु चलो चारिकां करो, पहल कदमी करो और पैदल चल के कहां जाओ, जहां जाकर के लोगों का सुख और लोगों के कल्याण की बात कर सको। हम बुद्ध के इस संदेश को भूल गए और हमारे लोग दुश्मनों के सुंदर सुंदर चेहरे देख करके उनके चक्कर में फंस गए। मैं एक बात कहता हूं, एक उदाहरण कहता हूं, पत्र जिम्मेदार पत्रिका के मंच पे खड़ा हूं, मैं आपको कहता हूं, एक बच्चा है, उसकी माँ की साड़ी फटी हुई है, ब्लाउज फटा हुआ है, बाल में तेल डाले महीनों हो गए, उसकी आंख में भी ढील है, दांत उसके बाहर निकले हैं, काले रंग की है, चेचक के दाग हैं, उसकी गोद में एक बच्चा है जिसे वो रोज दूध पिलाती है। क्या हम उस बच्चे को उससे छीन करके किसी फिल्म एक्टर की गोद में देंगे तो क्या वो सुखी रहेगा? नहीं, उसको लात मार के अपनी माँ की गोद में आकर के सुख मानेगा। मेरे समाज के नेताओं को इस छोटे से मासूम बच्चे जितनी भी अकल नहीं है, चौरे के सिक्कों पर अपनी चाल निर्धारित करने वालों, इस समाज की तालियों की ताल पर तुम राज मुकुट पहनने वालों, याद रखो, बाबा साहब ने कहा था, रिपब्लिकन पार्टी से जब लोग जा रहे थे उनको कहा था, तुम अपनी झोपड़ी को छोड़ के जाना, मंदिर से बरकरार रखना, जब तुम्हें वहां पर तुम्हारी पीठ पर लात पड़ेगी तो तुम्हें इसी झोपड़ी में शरण मिलेगी, इसको आग लगा के मत जाना। तो साथियों, कुछ कहने की जरूरत नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं। ये जो 17 लेके आया खतरा और ये जो 19 जो एक आश बंधाएगा, इसमें ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। अपने भाइयों के, रिश्तेदारों के, गांव वालों के घर जाना, अपनी प्राथमिक साथ समझाना और दलित दस्तक के माध्यम से उन चीजों को छपवाना। देखते हैं कैसे नहीं भारतवर्ष की तस्वीर बदलती। अरे तस्वीर बदलने वाले चाहिए। हम इस मंच से प्रणाम करते हैं उन नीग्रो लीडर्स को। नीग्रो समझते हैं ना, अमेरिका के काले लोग कभी गुलाम थे अफ्रीका से, उनके हाथ पैर में हथकड़ियां डाल डाल के उनको बांध करके सामान की तरह ले गए थे। एक वक्त आया कुछ समाधान, व्हाइट लोगों की मेहरबानी से उनकी गुलामियों की जंजीरें टूटी और उन्होंने अपना भविष्य बनाने का सोचा। एक बार उनकी सभा चल रही थी, उनकी प्रमुख लोगों की पंचायत हो रही थी। वो कह रहे थे, इन गौरव के मुल्क में हम अपनी हैसियत कैसे
कायम करें। ना हम पर पैसा है, ना हम पर जमीन है, ना हम पर एक्सपर्टाइज है, ना हम पर बड़े बड़े यंत्र संयंत्र और मशीनें हैं। हम करें तो क्या करें? एक व्यक्ति उन्हीं में बैठा था, उसे एक विचार कौंधा। उन्होंने कहा मुझे माफ करें तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। उसने कहा कि एक काम करो, तुम्हें मशीन की जरूरत नहीं, तुम्हें संयंत्र की जरूरत नहीं, तुम्हें जमीन की जरूरत नहीं, तुम्हें धन दौलत की जरूरत नहीं। तुम बड़े बलिष्ठ हो, बड़े बलवान हो, बड़ी दूर तक दौड़ सकते हो। तुम अपनी काया पर खेलो और इस देश में अपना शासन स्थापित करो। उस व्यक्ति की बात लोगों ने मानी, निग्रो लोगों ने मानी। आज देख लीजिए, अमेरिका का म्यूजिक बगैर काले लोगों की कहानी की पूरा नहीं होता। आप जब देखेंगे ओलंपिक्स में जब अमेरिका की झोली में गोल्ड मेडलों की वर्षा होती है, तो जरा ये भी देखना उन सैकड़ों गोल्ड मेडल विजेताओं में कौन ज्यादा है, काले या गोरे ज्यादा हैं? साथियों, हमेशा काले ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं, अपने सामर्थ्य को पहचानो और अपने भाई बंधुओं की मदद करना सीखो, अपने भाई बंधुओं की सुनना सीखो। दिक्कत ये हो गई है, हजारों साल तक हम जिन लोगों से अपमानित होते आए उसकी तो कहानी अलग है, मगर आज दिक्कत ये आ गई है, आज हम अपने किसी भाई का सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चलन हम बदलेंगे, दलित दस्तक पत्रिका के माध्यम से बदलेंगे और साहित्य के माध्यम से बदलेंगे। और ये देश आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, चाहे लग जाए परसों, जब तक इस पार्लियामेंट पर नीली ध्वजा नहीं फहराएगी, इस देश नहीं बैठेगा। मगर इसके लिए ईमानदार पत्रकारिता और पत्रकारों की जरूरत है। कैसी पत्रकारिता? जरा पत्रिका का नाम तो बताओ, कैसी पत्रिका चाहिए? दलित दस्तक जैसी। कैसे संपादक चाहिए? हमें अशोक दास जैसे। हमें कैसे विद्वान चाहिए? ये जो त्रिमूर्ति बैठी है, ईमानदार हैं, जीवन में खोया ही खोया है, समाज को आगे बढ़ाने में ये समझते हैं कि हमें कुछ मिल रहा है। इसलिए भाषण तो भैया ऐसा है, हम सुबह तक भी दे सकते हैं। भाषण पे कोई लागत लगती नहीं। भाषण आज देने, बाबा साहब के जमाने में किसी की जुबान नहीं खुलती थी, बाबा साहब के अलावा कोई बोलने वाला नहीं था। आज की समस्या ये हो गई है कि बोलने वाले पैदा हो गए। बाबा साहब के जमाने में कोई संस्था नहीं थी, आज क्या हाल हो गया? ये कारपेट उठा के देखो, 5500 संस्थाएं मिलेंगी, मगर काम इल्ले कुछ नहीं। वो इसलिए दलित दस्तक एक उदाहरण है अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने का। जब मैं पहले कार्यक्रम में आया था, मैं तो दिल्ली वाला हूँ, दिल्ली से आया था। भाई अशोक दास जी बिहार के हैं, कुछ लोग बिहार के आए थे, कुछ लोग हरियाणा के भी थे। ये पहले साल की बात है और सफलता 5वें साल की ये है कि आज इस महालंकर ऑडिटोरियम में सारा भारत मौजूद है। ये आपकी सफलता है। और सर विवेक जी, प्रोफेसर विवेक साहब, ये जो आपने स्थान चुना, 2 बात कहूंगा, बात खत्म, ज्यादा आपका दिमाग नहीं खाऊंगा। ये स्थान चुना क्यों महत्वपूर्ण है? बाबा साहब जब 1942 में वायसराय के एग्जीक्यूटिव के मेंबर बने, यानी कि लेबर मेंबर बने, मंत्री बने और दिल्ली में आए, तो पहली रात उन्होंने इस वीपी हाउस में गुजारी थी। यही परिसर है, आज वहां पर अपार्टमेंट बन गया। बाबा साहब के जमाने में हटमेंट होता था, 3 दिन रहे थे एंड ही गॉट अनकंफर्टेबल। उन्होंने कहा, क्योंकि वो तो मंत्रालय उन्हीं का था ना, मकान देने का और देने का। उनको यहाँ से फिर वेस्टर्न कोर्ट जनपद पर ले जाया गया और वो कहानी लंबी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का एक आंदोलन जो हम दलित दस्तक की मदद से आगे पहुंचाएंगे, वो क्या है? एक बहुत खराब मुल्क से एक बहुत अच्छी खबर आई, पाकिस्तान से आई। वो क्या आई कि दलीप कुमार का बंगला, मैंने भाई अशोक जी को उस बारे में बताया, दलीप कुमार का बंगला जर्जर हो गया, टूटे बगैर, उसका चारा नहीं था, उसको तोड़ना पड़ गया। मगर
उस खराब सरकार ने एक अच्छी घोषणा ये की कि दूसरा मकान बिल्कुल एग्जैक्ट हम उसको बनाएंगे, एग्जैक्ट रिपल्का, यानी कि उसकी मकान की ट्रू कॉपी बनाएंगे। ये एक अच्छी खबर आई। अच्छी खबर किस लिए है? अच्छी खबर इसलिए है कि ये जो तिलक मार्ग है, तिलक मार्ग के कोने पर, इंडिया गेट के बिल्कुल सामने एक कोने पर पटियाला हाउस है और इधर एक कोठी टूटी पड़ी है। और वो जो कोठी टूटी पड़ी है वो कोठी वो है जिस कोठी में रह के मेरे बाबा साहब ने संविधान लिखा था। अब समझ लो, 26 अलीपुर रोड तो आपको मिल गया और शीला दीक्षित ने लिख के दिया था कि अभी 26 अलीपुर रोड में थोड़ी दिक्कत है, आपको ये 27 अलीपुर ले लो। और हमारे सामने उसने ये भी कहा था कि अगर ये मिल भी गया तो 27 नंबर आपकी है। तो साथियों, अगर आप अम्बेडकरवादी हो, वाकई संघर्षों के आदी हो, अब 27 अलीपुर रोड लेंगे और बाबा साहब ने जिस एक नंबर, एक हार्डिंग एवेन्यू, एक तिलक मार्ग पर रह करके संविधान लिखा था, हिंदू कोड बिल की लड़ाई लड़ी थी और इस देश के सबसे मजबूत आदमी नेहरू के मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था, उस कोठी को जो तोड़कर इसलिए डाल दी कि कहीं ये अम्बेडकरवादी इस पर अपना दावा न ठोक दे। अब हम उस कोठी के लिए भी संघर्ष करेंगे। ये दलित दस्तक के मंच से ये बात कही जा सकती है। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? ये दलित दस्तक के इतिहास में एक नया आयाम जुड़ेगा। और जाते जाते जो मेरी आदत है, मैं 5 लोग भी होते हैं तो मैं ये जरूर बुलवाता हूँ, मेरे साथ बोलेंगे। सब जानते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं। भैया कोई संघर्ष भी कर रहा होगा तो घर में घुस जाएगा, जोर से बोलो। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, दलित दस्तक के लिए देखते कैसी ताली बजाते हो। ये बुद्धा खुश हुआ और अपनी सीट पे वापस।